अरे मम्मी जी, आप कहाँ हमारे साथ चलोगी? आप तो घर पर रहिए और आराम कीजिए। हम लोग हैं ना, हम ही जाकर आ जाएंगे। वैष्णवी ने कहा। पर बहू, प्रोग्राम तो मेरे मायके में है ना। ऐसे में मेरा जाना जरूरी है। मैं नहीं जाऊंगी तो लोग तुमसे सवाल नहीं करेंगे कि मैं क्यों नहीं आई? जानकी जी ने कहा। अरे मम्मी जी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? डेस्टिनेशन वेडिंग है। आप कहाँ परेशान होती रहोगी? आराम से घर पर रुको और अपने पोते पोती के साथ। शादी में तो हम दोनों जाकर आ जाएंगे। वैष्णवी जिद करते हुए बोली। बहू, तुम्हें चलना है तो बिल्कुल चलो, लेकिन प्रोग्राम मेरे मायके में है तो मैं जरूर जाऊंगी। और फिर तुम्हारा कौन सा खर्चा लग रहा है? मेरा भतीजा रमन मुझे ले चलने को तैयार है ना। उसने तो कह भी दिया है कि बुआ, आप तो हमारे साथ ही चल चलना। जानकी जी ने कहा। अरे क्यों जिद कर रही हो? जब मम्मी ने कह दिया कि हम सब साथ चलते हैं तो हर्ज ही क्या है? तुम क्यों मम्मी को यहाँ रोकने पर तुली हुई हो? आखिर सूरज ने कहा। तब जाकर वैष्णवी ने धीरे से कहा। मैं तो ये कह रही थी कि डेस्टिनेशन वेडिंग है तो हमारे ही बाहर घूमना हो जाएगा। कहा बच्चों को संभालते फिरेंगे। अरे बच्चे हमारे हैं, किसी और के नहीं। सब संभाल लेंगे। तुम तो सामान पैक करो, आखिर वहाँ काफ़ी एंजॉय करना है हमें। सूरज ने कहा। मैं तो सब एक से बढ़कर एक ड्रेस रखूंगी, हर रोज की अलग अलग। मैं तो कभी शहर के बाहर तक नहीं गई, फिर क्या पता दोबारा जाना हो ना हो। ये तो समय समय की बात है। वैष्णवी मन ही मन खुश होते हुए बोली। सही कहा बहू, डेस्टिनेशन वेडिंग है। इस बहाने तुम्हारे कई खर्चे बच जाएंगे। वक्त वक्त की बात है। किसी जमाने में तुम मेरे मायके में कदम रखना ही पसंद नहीं करती थी, और आज वहां शादी में जाने की जिद कर रही हो। इसी को शायद समय का पहिया कहते हैं। जानकी जी ने कहा और उठकर अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर वो अपने पलंग पर बैठ गई और अतीत के गलियारों में खो गई। जानकी जी का ससुराल और मायका दोनों ही खुशहाल था। जहाँ ससुराल में पैसों की कोई कमी नहीं थी, वहीं उनका मायका एक मध्यम वर्गीय परिवार था। मायके में भी उनकी बड़ी पूछ थी। उनकी माँ और भाई उन्हें बहुत मानते थे। उनका एक ही भाई था जो उनसे 8 साल छोटा था और बहुत ही सीधा साधा था। उसके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक बेटा रमन था। रमन जब 7 साल का था तब दुर्घटना में उसके पापा की मृत्यु हो गई और अच्छा खासा परिवार बिखर गया। उसके बाद माँ ने जो बिस्तर पकड़ा, उसके बाद वो कभी ठीक ही से खड़ी हो ही नहीं पाई। अब भाभी माँ को संभाले या रमन को या खुद को। तब 15 दिन के क्रियाक्रम के बाद जानकी जी अपनी भाभी को समझाकर रमन को अपने साथ अपने घर ले आई। ये सोचकर कि रमन को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। आखिर उनके ससुराल में क्या कमी है? उनके और विद्या और सूरज के साथ रमन भी पढ़ लेगा। हालांकि दोनों रमन से बहुत बड़े थे, पर यह बात जानकी जी के परिवार वालों को बिल्कुल नहीं सुहाई थी। सासू माँ ने तो एक तरीके से जानकी जी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया था। रमन छोटा ही तो था, लेकिन उसके खाने पीने कपड़े हर चीज पर अब वो ताने कसने लगी थी। अगर सुबह विद्या और सूरज को जानकी जी दूध देती तो उसके साथ साथ रमन को भी गर्मा गर्म एक गिलास दूध भरकर दे देती थी। ये देखकर सासू माँ ताने मारती। हमने कोई फकीरों के लिए धर्मशाला नहीं खोल रखी है यहाँ पर, जो हमारे बच्चों के हक का सामान इसे दे रही है। सुनकर जानकी जी का मन छलनी हो जाता, पर ज्यादा कुछ वो कह नहीं पाती थी। आखिर गलती तो उन्होंने की थी। बिना अपने ससुराल वालों को पूछे वो रमन को यहाँ जो लेकर आ गई थी। पर यह सुनकर रमन रमन भी सहम जाता था। अगर वो अपने पति से कुछ कहती तो वो उल्टा उन्हें ही डांट देते। एक तो बिना पूछे तुम इसे लेकर आ गई, जैसे कोई हमने अनाथ आश्रम खोल रखा है। फिर ये उम्मीद करती हो कि मैं अम्मा को समझाऊं। मुझसे तो नहीं होगा ये सब। तुम्हारे कहने पर मैं इसके खर्च उठा रहा हूँ, वही काफी है। इसके आगे जानकी जी भी कुछ नहीं कह पाती थी। ऐसे तानों और गुस्से के बीच में ही रमन की शिक्षा हासिल हो रही थी। पढ़ने में वो अच्छा था, इसलिए हर कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर रहा था। वो गर्मी की छुट्टियों में अपनी मम्मी के पास रहने चला जाता था। भाभी भी इधर सिलाई कढ़ाई करके अपना और माँ का गुजारा कर लेती थी। रमन अपनी बुआ को बहुत मानता था और उन्हें हर बात बताता था। ऐसा करते करते काफी साल बीत गए। रमन अब कॉलेज के प्रथम साल में आ चुका था। इधर जानकी जी की बेटी और बेटे दोनों का विवाह हो चुका था। घर में बहू वैष्णवी भी आ चुकी थी। लेकिन वैष्णवी और सूरज के लिए रमन तो सिर्फ घर में काम करने वाला एक नौकर की तरह था। अब तो वैष्णवी भी जो मुंह में आता था वो उसे सुना देती थी। और जानकी जी जब वैष्णवी को डांटती तो घर में हर कोई उनके खिलाफ बोलता। लेकिन कुछ समय बाद जानकी जी के पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद सब कुछ बदल गया। अब तो जानकी जी खुद सूरज पर आश्रित थी, तो वो भला रमन के खर्चे कैसे उठाती? तब जानकी जी के कहने पर रमन अपनी मम्मी के पास वापस आ गया था।
जानकी जी का जब कभी मन करता अपने मायके जाने का तो वैष्णवी चिल्लाना शुरू कर देती, इस उम्र में मायके जाने की लगी हुई है। क्या रखा है आपके मायके में? हमसे चोरी छुपे उन्हें पैसे देने जा रही हो क्या? आज तक इतना खिला दिया, वो क्या कम था? इसके आगे जानकी जी भी कुछ कह नहीं पाती। कहती भी क्या, आखिर सूरज भी तो वैष्णवी का ही सपोर्ट करता था। लेकिन आज जब रमन अफसर बन चुका है, उसके दिन फिर चुके हैं और उसकी शादी पक्की हो गई है, वो भी एक डेस्टिनेशन वेडिंग, तो आज यही लोग खुशी खुशी वहां जाने को तैयार हो रहे हैं। खैर बाहर से बच्चों के चहकने की आवाज़ आ रही थी। वो उठकर बाहर आई तो देखा सब कुछ सामान्य था। बहू अपना सामान पैक कर रही थी और बच्चे भी खुशी खुशी अपना सामान लाकर दे रहे थे। ये देखकर जानकी जी मुस्कुरा दी और साथ ही साथ हैरान भी हो रही थी कि कितनी शांति थी घर में आज। वरना वो अपनी बहू को इतना जवाब दे दे और वो हंगामा ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। सच, लोग उगते सूरज को प्रणाम करते हैं। आज वक्त वक्त बदल चुका है। कभी जो लोग रमन से चिढ़ते थे, आज भाग भाग कर उसकी शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे।